हेलो गाइस, दिस इज भूपेंद्र सिंह। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मुझे 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके बाद साथ साथ यूपीएससी और एमपीपीएससी जैसे एग्जाम में भी अपियर्ड हुआ हूँ। गेट क्वालिफाइड किया है, एमए किया इकोनॉमिक्स से और ऑनर और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ दिल्ली आईएएस ग्वालियर का। हमारी प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज चल रही थी। हमारे 2 लेक्चर बचे हुए हैं। सिर्फ 2 लेक्चर में हम लोग ये है प्राचीन भारत का इतिहास खत्म कर देंगे। इसके बाद हम मध्यकालीन भारत है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपका पूरा सिलेबस करवाने वाला हूँ। एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। सारी की सारी चीजें आपकी सिस्टमेटिक वे से होंगी। आपको नोट्स भी मिलेंगे, प्लस आपको सारी की सारी चीजें कंसेप्चुअल भी मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको फैक्चुअल चीजें भी देखने को मिल जाएंगी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसी के साथ साथ यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस चलती हैं, लाइव टेस्ट होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होता है। ठीक है ना। एक बार अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। जितना जितनी बार चाहो उतनी बार आप देख सकते हो। इसमें लाइव क्लासेस किस प्रकार की होती हैं, आप लर्निंग ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं इसको। इसके बाद इंडिया के जो टॉप एजुकेटर होते हैं वो इसमें आपको पढ़ाते हैं, जिनमें से बहुतों के नाम तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कौन कौन है। जैसे मृणाल पटेल सर, राहुल अग्रवाल, सुनील सिंह, मुदित गुप्ता। ऐसे इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं जो अपने अपने फील्ड में इनने मास्टरी हासिल कर रखी है। आगे यहाँ पर हर महीने एक नया कोर्स लॉन्च होता है। जैसे कोई प्रैक्टिस पेपर लेके आएगा, तो कोई हिंदी लिटरेचर का पेपर लेकर आएगा, है ना। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस भी आपको मिलेगा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, हिस्ट्री। इसके अलावा अगर आपने सिलेबस पूरा पढ़ा है, तैयारी आपने पूरी कर ली है, तो आप टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं। आपको सीसेट का पेपर भी मिल जाएगा वीकली। आपको पेपर फर्स्ट से संबंधित चीजें भी आपको मिल जाएंगी। इसमें शेड्यूल का कोई टेंशन नहीं है आपको। अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिल पाता है, सुबह आपकी क्लास चलती है, तो आप शाम को भी ये क्लास देख सकते हैं। लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, ये सभी लैंग्वेज आप आराम से देख सकते हैं। कोई लैंग्वेज बैरियर है ही नहीं है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो चैट विद अस पे क्लिक करना। सब्सक्रिप्शन चाहिए तो सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर देना, तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल और 2 साल का कोर्स अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ढंग से तैयारी करनी है तो कम से कम आप 2 साल का कोर्स तो लीजिए ही लीजिए, क्योंकि 1 साल में यूपीएससी की तैयारी कभी नहीं होती है। ठीक है। तो कम से कम ढंग से आपको तैयारी करनी है तो आप 2 साल का कोर्स लीजिए और घर पे बैठ के आराम से आप चीजें देखते रहिए। और आप सभी को पता है कि ऑफलाइन क्लासों ऑफलाइन क्लासेस है, उनकी कौन कौन से घाटे हैं। जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो दिल्ली में जाकर तैयारी करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है। तो आप घर पर बैठ के तैयारी कीजिए। कोरोना वायरस से डरिए मत। प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा था। ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं एक बार और कि कौन कौन सी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। कहाँ पर हम पहुंच चुके थे। हमने प्राचीन भारत के इतिहास में हड़प्पा कालीन सभ्यता की बात की थी, उत्तर वैदिक काल की बात की थी, धर्म की बात की थी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसके बाद हमने मौर्य साम्राज्य, इसके बाद मौर्योत्तर काल की बात की थी हमने। इसके बाद हमने गुप्तकालीन साम्राज्य की हम लोगों ने बात की थी। आज हमको जो स्टार्ट करना है वो षड दर्शन स्टार्ट करना है। ठीक है। आज हमको जो स्टार्ट करना है वो षड दर्शन स्टार्ट करना है। ये गुप्त कालीन संस्कृति के क्षेत्र में ही आता है। तो देखते हैं। देखो कल हमने क्या पढ़ा था, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो कल हमने गुप्त काल स्टार्ट किया था। गुप्त काल में हम लोगों ने चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ा था, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था,
समुद्रगुप्त की विभिन्न नीतियों के बारे में पढ़ा था कि किन किन नीतियों के माध्यम से उसने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा फायान के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने कुमारगुप्त फर्स्ट के बारे में पढ़ा था, स्कंदगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, भानुगुप्त और गुप्तकालीन विशेषताएं की हमने बात की थी कि सामाजिक विशेषताएं किस प्रकार की थी, राजनीतिक विशेषताएं किस प्रकार की थी, आर्थिक विशेषताएं किस प्रकार की थी। इन सब की बात हम लोगों ने की थी। ठीक है, तो समाज, आर्थिक संरचना, गुप्तकालीन संस्कृति, गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि साहित्यिक विकास बहुत हुआ था, शैक्षणिक विकास हुआ था, वैज्ञानिक विकास हुआ था, दर्शन का विकास। अभी जो हम आज का लेक्चर जो पढ़ने वाले हैं वो दर्शन का विकास। देखो, ये है हमारा दर्शन, ये है हमारा दर्शन। ठीक है, हम इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। इसके अलावा स्थापत्य कला की बात करेंगे हम आर्ट एंड कल्चर में, चित्रकला और मूर्ति कला की बात भी करेंगे हम आर्ट एंड कल्चर में। थोड़ा थोड़ा सा हमने देख लिया है कौन कौन सी चीजें आगे बढ़ गई हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सांख्य दर्शन के बारे में। ये सांख्य दर्शन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद योग दर्शन के बारे में बात करेंगे, न्याय दर्शन के बारे में बात करेंगे, विशेषिक दर्शन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की थी गुप्तकालीन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम गुप्तोत्तर काल है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें पुष्यभूति और वर्धन वंश आएगा। प्रभाकर वर्धन, जिसके पुत्र थे राजवर्धन, हर्षवर्धन और पुत्र रासरी। और ये वर्धन वंश में हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य की स्थापना को सुदृढ़ बनाया था। हर्षवर्धन के बारे में बात करेंगे, वैनसांग का विवरण के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा फिर कश्मीर में कारकोट उत्पल वंश है ना, पर्व गुप्त वंश, लोहार वंश, जैनुअल आब्दीन कश्मीर के। ठीक है, इसके बाद पूर्व मध्यकाल की हम लोग बात कर लेंगे, यानी कि हमारा मध्यकालीन भारत है वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अगर नहीं हुआ तो कल हम लोग पढ़ लेंगे। एक हमारा चोल साम्राज्य है, चोल साम्राज्य भी रह जाएगा, तो चोल साम्राज्य को भी हम लोग कल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज देखते हैं जहां तक हमारा हो जाएगा वहां तक हम करने का प्रयास करते हैं। तो षड दर्शन में हम सबसे पहले बात करेंगे सांख्य दर्शन के बारे में। सांख्य दर्शन के बारे में बात करेंगे। सांख्य दर्शन होता क्या है, यह देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये बात थोड़ी सी फिलॉसफी है, फिलॉसफी की बात है। जब आप फिलॉसफी लोगे तो उसमें सांख्य दर्शन, आपको योग दर्शन, आपको न्याय दर्शन, आपको विशेषिक दर्शन, आपको मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सब दर्शन आपको पढ़ने को मिलेंगे डिटेल में। ये एक एक चैप्टर, एक एक अध्याय है अपने आप में। तो जितना हो सकेगा उतना बेसिक नॉलेज मैं आपको देने वाला हूं। डिटेल में तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, और डिटेल में कभी भी यूपीएससी आपको जनरल स्टडी के पेपर में पूछता भी नहीं है। जितना पूछता है उतना ही हम पढ़ेंगे। समझने में हो सकता है कि दिक्कत हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सुबह सुबह का दिमाग है तो भेजे में दिमाग, जल्दी दिमाग में बातें घुसेंगी। तो यह द्वैतवादी दर्शन है, अर्थात पुरुष और प्रकृति के संयोग से सृष्टि का विकास मानता है। इसके अनुसार पुरुष अर्थात परमेश्वर निराकार निर्गुण है, अतः इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है, जबकि किया जा सकता, पुरुष जब जीवात्मा का रूप लेता है तब वह जीव स्वयं को कर्मों का कर्ता मान लेता है। देखो, सबसे पहली बात तो ये द्वैतवादी दर्शन है। द्वैतवादी दर्शन है, द्वैतवादी का मतलब क्या होता है, एक प्लस एक, यानी कि ये पुरुष है और ये प्रकृति है। पुरुष और प्रकृति के सम्मिलन से सृष्टि का विकास होता है। ये आपको बात क्लियर है? ये बात क्लियर है तो कोई समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अब ये बात करता है कि ये जो पुरुष है यही भगवान है, यही क्या है, परमेश्वर है। ये निराकार है। निराकार का मतलब इसका कोई आकार नहीं है। आकार का मतलब इस पर अगर हम कोई आकार आकार की बात करेंगे तो इसमें गुण सीमित हो जाएंगे। अगर जब गुण सीमित हो जाएंगे तो उसे हम भगवान की श्रेणी में नहीं रह सकते। इसका मतलब इसके आकार असीमित हैं, असीमित आकार है। निराकार का मतलब ये नहीं कि इसका कोई आकार नहीं है, इसका मतलब ये है असीमित आकार है, इनके आकार को हम गिन नहीं सकते। ऐसा कोई आकार बना नहीं है जो इस पर लागू ना होता हो, इसीलिए हम निराकार बोलते हैं। निर्गुण का मतलब इसमें कोई गुण नहीं है, इसका मतलब ये नहीं, ये सर्व गुण संपन्न है। ऐसा कौन सा गुण नहीं है जो कि इसमें नहीं है। इनके गुणों की व्याख्या हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया है ना कि निर्गुण और निराकार का मतलब क्या होता है। इसका कोई, इसके आकार को हम गिन नहीं सकते हैं,
इनके गुणों को हम गिन नहीं सकते हैं, अर्थात अनंत गुण हैं इसमें और अनंत ही आकार हैं इसमें। यानी कि सांख्यवादी दर्शन में द्वैतवादी दर्शन है, जिसमें पुरुष पुरुष जो होता है वो क्या होता है, निराकार होता है, निर्गुण होता है, ठीक है, और इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब पुरुष जीवात्मा का रूप लेता है, जीवात्मा का रूप लेता है यानी कि आत्मा, आत्मा की बात चल रही है, जब ये शरीर धारण करता है तब ये जीव यानी कि ये जो आत्मा है, अब इसने शरीर धारण कर लिया है, तो ये जीव क्या है, स्वयं को कर्मों का कर्ता मान लेती है। यानी कि आपने इस दुनिया में जन्म ले लिया, आत्मा ने इस दुनिया में जन्म ले लिया, और जन्म लेने के बाद अब किसी भी कास्ट में उसने जन्म लिया हो, मैं एग्जांपल मान लेता हूं कि कुम्हार कास्ट में उसने जन्म लिया है, तो अब वो कर्मों से परिपूर्ण अपने आप को मानेगा। उसके कर्म होंगे पिता के प्रति, उसके कर्म होंगे माता के प्रति, उसके कर्म होंगे अपने व्यवसाय के प्रति, ठीक है। तो जीव स्वयं को कर्मों का कर्ता मान लेता है, इस अज्ञानतावश वह भटकता रहता है। आपको पता है, जब इंसान जन्म ले लेता है, समाज में आ जाता है, तो समाज में आने के बाद उसे बहुत सारे कर्तव्यों का सामना करना पड़ता है, और इसी कर्तव्यों को करने के लिए वो समाज में, दुनिया में भटकता रहता है। इसी को संसार रूपी भवसागर कहते हैं। जब प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं वह उसकी आंतरिक क्षमता को प्रकट करते हैं। इसी तरह सांख्य दर्शन में आत्मा की स्वीकृति है, इस आधार पर यह जैन दर्शन के निकट दिखाई देता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं। इस दर्शन से संबंधित पुस्तक सांख्य कारिका है, जिसकी रचना ईश्वर कृष्ण ने की है, ठीक है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। पहली बात तो ये द्वैतवादी दर्शन है, द्वैतवादी का मतलब पुरुष और प्रकृति के संयोग से बना है। तीसरी बात यह है कि पुरुष जो होता है वो परमेश्वर होता है, ये निराकार और निर्गुण होता है, इसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते। और जब ये पुरुष जीवात्मा का रूप लेता है तो स्वयं को कर्मों का कर्ता मान लेता है, और इस संसार रूपी भवसागर में भटकता रहता है, ठीक है। और प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को ये अपना परिवर्तन मान लेता है और कर्मों का संचय करता रहता है, ठीक है। इस तरह से सांख्य दर्शन ने आत्मा की स्वीकृति को माना है, ठीक है। जिस प्रकार जैन दर्शन ने अनेक आत्माओं को माना है, उसी प्रकार सांख्य दर्शन ने भी अनेक आत्माओं को माना है। क्लियर है, ठीक है। इसके अगर दर्शन की प्रवर्तक की बात करते हैं तो कपिल इसके प्रवर्तक हैं, और इसकी जो पुस्तक है वो सांख्य कारिका इसकी पुस्तक है, जिसकी रचना ईश्वर ने की है, ठीक है। सांख्य दर्शन क्लियर हो गया। इसके बाद हम योग की बात करते हैं। योग में तो आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके प्रवर्तक पतंजलि हैं, जिन्होंने योग सूत्र की रचना की है। इनके अनुसार जो पहले से प्राप्त है उसे योग कहते हैं। वस्तुतः योग के माध्यम से इंद्रियों तथा चेतनाओं को नियंत्रित किया जाता है। इस तरह योग नैतिक, शारीरिक, मानसिक संयम का मार्ग है। इसके द्वारा मनुष्य चित्त के नियंत्रण से निकलकर स्वयं उसे अपने नियंत्रण में रखता है। तो पहली बात योग में क्या है, पहली बात योग में है कि इसके प्रवर्तक यानी कि इसके निर्माता कौन है, पतंजलि हैं, ठीक है। और इन्होंने किसकी रचना करी, योग सूत्र, और योग सूत्र के माध्यम से ही इन्होंने योग के सिद्धांत हैं उनको लिखा है, ठीक है। तो योग का मतलब क्या होता है, योग के माध्यम से हम अपनी इंद्रियों को और अपनी चेतनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारी इंद्रियां होती हैं, हमारी चेतना होती हैं, वही क्या है, सांसारिक जीवन में जो घटनाएं घटने वाली होती हैं उनके प्रति हमको आकर्षित करती हैं। योग के माध्यम से अपनी इंद्रियों को और अपनी चेतनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे कि अगर हमारी आज इच्छा हो रही है कि मुझे भाई मर्सिडीज चाहिए, मुझे BMW चाहिए, ये क्या होती हैं, हमारी चेतना होती हैं। और ये चेतना किससे उठती है, ये चेतना हमारी इंद्रियों से उठती है। जब इंद्रियों और चेतनाओं पर नियंत्रण कर लिया जाएगा तो हमारी सारी की सारी इच्छाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो योग के माध्यम से ही इंद्रियों और चेतनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, योग नैतिक, शारीरिक और मानसिक संयम का मार्ग है। यानी कि नैतिकता आती है योग के माध्यम से, शारीरिक शारीरिक दुर्बलता कम होती है योग के माध्यम से, और मानसिक संयम भी योग के माध्यम से ही क्लियर होता है, ठीक है। यानी कि बैलेंस होता है। इसके द्वारा मनुष्य चित्त के नियंत्रण से लेकर स्वयं उसे अपने नियंत्रण में रखता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा आपको इन्फ्लुएंस करे, है ना, आप अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं योग के माध्यम से। तो आपको मुख्य मुख्य बातें हैं वो याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि पतंजलि इसके प्रवर्तक थे। इसकी जो रचना है योग सूत्र है।
योग के माध्यम से इंद्रियों और चेतनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा नैतिक, शारीरिक और मानसिक संयम का मार्ग प्रशस्त होता है योग के माध्यम से, और मनुष्य चित्त के नियंत्रण से निकलकर स्वयं उसे अपने में नियंत्रण रखता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी योग की। ये बात तीसरी है हमारी न्याय दर्शन की। तीसरी बात है न्याय दर्शन की। अब न्याय दर्शन किससे संबंधित है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसके प्रवर्तक अक्ष गौतम है। यह तर्क पर आधारित दर्शन है। यह मोक्ष के लिए अपवर्ग ये मोक्ष के लिए अपवर्ग शब्द का प्रयोग करता है, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों के बंधन से आत्मा का मुक्त होना। मोक्ष का तात्पर्य दुख के पूर्ण निरोध की अवस्था से है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि न्याय दर्शन, इसके प्रवर्तक कौन है? अक्षपद गौतम है। ये तर्क पर आधारित है, यानी किसी भी सत्य को हम लोग मानेंगे, किसी भी सत्य को हम किसी भी सत्य को हम मानेंगे तो पहले पक्ष और विपक्ष की बात सुनेंगे। पक्ष और विपक्ष की बात सुनने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो निर्णय आएगा, उसी को हम सत्य मानेंगे। ऐसा नहीं कि हम हर किसी को सत्य मान लेंगे। यानी कि सत्य का आधार क्या है, सत्य की प्रामाणिकता क्या है, सत्य किस आधार पर सत्य है, इन सब को इन सब का मूल्यांकन करने के बाद हम सत्य को मानेंगे। ठीक है, इसके अलावा मोक्ष के लिए इसमें अपवर्ग शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से जैन धर्म में मोक्ष के लिए क्या बोला जाता है? कैवल्य बोला जाता है। इसी प्रकार न्याय दर्शन में मोक्ष के लिए अपवर्ग शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब मोक्ष का मतलब क्या होता है? और मोक्ष का मतलब होता है इंद्रियों के बंधन से आत्मा की मुक्त होना। इंद्रियों के बंधन से आत्मा का मुक्त होना, यानी कि इंद्रियां ही जो होती हैं वही इच्छाओं का कारण होती हैं। अगर इंद्रियाओं पर हम लोग नियंत्रण पा लेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसी का मतलब यह है कि इंद्रियों के बंधन से आत्मा की मुक्ति, यानी कि इंद्रियों का बंधन अगर टूट जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी, और मुक्ति होने के बाद मोक्ष की प्राप्ति आराम से हो जाएगी। ठीक है, मोक्ष का तात्पर्य दुखों के पूर्ण निरोध की अवस्था से है। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में कहा था कि अगर पूर्णतः दुख की समाप्ति हो गई तो आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य आप सभी को याद है। सत्य दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, और दुख के निदान के लिए अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे? सम्यक सत्य, सम्यक अहिंसा, सम्यक कर्म, सम्यक समाधि, सम्यक योग, सम्यक आजीव। इतने सारे 8 मार्ग दिए गए थे। यानी इन 8 मार्ग के माध्यम से आप इंद्रियों के बंधन से मुक्त हो जाओगे, और जब इंद्रियों के बंधन से मुक्त हो जाओगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। आपको बिल्कुल भी कोई भी दुख नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं वैशेषिक दर्शन के बारे में। इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? उलूक कणाद हैं। इसके अनुसार विश्व का निर्माण पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल आदि से हुआ है। यानी कि इनको केमिस्ट्री के जो होते हैं ना, सॉलिड स्टेट आपने पढ़ी होगी, है ना, कि किससे पृथ्वी का निर्माण हुआ है? तो कण कण से, परमाणु से। जैसे परमाणु से अणु बना है, अणु से फिर पदार्थ बना है। इसी प्रकार इन्होंने वैशेषिक दर्शन में उलूक कणाद ने किस तत्व से चीजों का निर्माण हुआ है वो इनने बताया है। तो इनने ये बताया है कि पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल, इन सब को मिलाकर हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो वैशेषिक दर्शन किससे संबंधित है? ये है विश्व निर्माण से, कि विश्व का निर्माण किससे हुआ है, और इसके प्रवर्तक हैं वो उलूक कणाद हैं। और प्रवर्तक ही जीएस के पेपर में पूछता है वो, तो इसको 5 स्टार लगा लेना। आपसे पूछ लेगा कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो आपको याद रखना है कौन है? उलूक कणाद। इसी प्रकार से आपको इसके याद रखना है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? अक्षपद गौतम। तो ये भी 5 स्टार है, इसको भी आप 5 स्टार लगा लेना। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा योग दर्शन के तो आप सभी लोग जानते हैं पतंजलि। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दें कि पतंजलि किस शासक के शासन काल में संरक्षित रहे थे? यानी कौन से राजा के द्वारा पतंजलि को संरक्षण प्रदान किया गया था, ये बात मुझे बता दो। इसके अलावा सांख्य दर्शन किसके द्वारा लिखा गया था, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं मीमांसा दर्शन के बारे में। तो मीमांसा दर्शन क्या बोलता है? इसके प्रवर्तक जैमिनी है। इसको भी 5 स्टार लगा लो, इसको भी 5 स्टार लगा लो। इसमें वेदों के अनुष्ठान के कार्यों पर विशेष बल दिया गया है। यह वैदिक कर्मकांड पर बल देता है। इसके आचार्य सवर स्वामी हैं। ठीक है,
तो मीमांसा दर्शन जो है वो पूर्णतः वेदों पर आधारित है। वेदों की जो शिक्षाएं हैं उस पर बल देता है। वेदों में क्या कहा गया है, वेदों की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की है, वेदों की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की है, वेदों में आर्थिक व्यवस्था को किस प्रकार से अपनाया गया है, यानी कि वेदों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में किस प्रकार से काम किया जाता है, उसी प्रकार से हम काम करेंगे। यानी कि इसमें वेदों को प्रमुख आधार बनाया गया था। और वेद क्या बोलते हैं, वेद कर्म कांड पर बल देते हैं। ठीक है, तो पूर्णतः अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मीमांसा जो दर्शन है वो किस पर आधारित है, तो आप बता देना कि वो वेद पर आधारित है। और इसके प्रमुख आचार्य कौन है, इसके प्रमुख आचार्य हैं सबर स्वामी। तो सबर स्वामी आप याद रख लेना, ये 5 स्टार है। ठीक है, क्योंकि अगर प्रीलिम्स में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो यही क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा उत्तर मीमांसा की बात करते हैं। उत्तर मीमांसा वेदांत, उत्तर का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि जब मीमांसा आया था, मीमांसा के बाद जो काल आया उसको हम उत्तर मीमांसा के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ज्ञान पर विशेष बल दिया जाता है। यह वेदों की ज्ञानमयी शाखा उपनिषद से संबंधित है। इसके प्रतिपादक बाद बादरायण है, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना की। इसके प्रमुख आचार्य गौणपद हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे मीमांसा। तो आपको पता है कि मीमांसा मीमांसा किस पर बल देता है, ये वेदों पर बल देता है। अब उत्तर मीमांसा किस पर बल देगा, वो उपनिषद पर बल देगा, क्योंकि पहले वेदों का निर्माण हुआ था, उसके बाद उपनिषदों का निर्माण हुआ था। इसीलिए उत्तर मीमांसा है वो उपनिषदों पर क्या देगा, बल देगा। और इसके प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक बादरायण है। इसको भी 5 स्टार लगा लेना, बहुत बार आपसे पूछ लिया जाएगा। जिन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना की, यानी कि बादरायण ने किसकी रचना की, ब्रह्म सूत्र की रचना की। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कई बार कि ब्रह्म सूत्र की रचना किसने की है, तो आप याद रखना उसको, बादरायण के द्वारा ब्रह्म सूत्र की रचना की गई है। इसके प्रमुख आचार्य गौणपद हैं। इस वेदांत दर्शन में आत्मा एवं ब्रह्म को एक ही माना गया है। इस तरह वेदांत की दृष्टि में केवल ब्रह्म ही सत्य है। इस तरह वेदांत मूलतः अद्वैतवादी दर्शन है, अद्वैतवादी दर्शन है। आगे चलकर शंकराचार्य ने इसी आधार पर अपने मत का प्रतिपादन किया। वेदांत में मुक्ति का अर्थ जीवन की समाप्ति से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य है हम जगत के पीछे ब्रह्म को पहचान सकें। ठीक है, तो वेदांत दर्शन आता है इसके बाद, यानी कि मीमांसा, उत्तर मीमांसा के बाद वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन को ही मीमांसा और उत्तर मीमांसा की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। तो ये बोलते हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, यानी कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो ना परा, यानी कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव मूलतः ब्रह्म ही है। यानी कि हम में भी ब्रह्म है, यानी कि हम में भी भगवान है, कण कण में भगवान है, ये वेदांत दर्शन में कहा गया है। ठीक है, केवल ब्रह्म ही सत्य है, ये अद्वैतवादी बोलते हैं, यानी कि एक ही चीज है। जिस प्रकार सांख्य दर्शन ने कहा था कि दो चीजों से निर्माण होता है प्रकृति का, एक तो प्रकृति होती है, एक पुरुष होता है, इन दोनों से मिलकर सृष्टि का निर्माण होता है। ठीक है, सांख्य दर्शन ने बोला है कि एक ही चीज है, उससे सृष्टि का निर्माण हुआ है, इसीलिए इसको अद्वैतवादी बोलते हैं। और शंकराचार्य के द्वारा भी इसी मत का प्रचार प्रसार किया था, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पूर्व भारत में और पश्चिम भारत में। इन्होंने बोला कि मुक्ति का अर्थ जीवन की समाप्ति नहीं, यानी कि जीवन जब समाप्त हो जाए तभी मुक्ति नहीं मिलती। यदि आप इंद्रियों पर काबू पा लो, इंद्रियों पर नियंत्रण रख लो, तो भी आपको मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, तो ये हमारे दर्शन हो गए। दर्शन में हम लोगों ने बात की थी षड दर्शन, यानी कि सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत इत्यादि। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था गुप्तकालीन में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था गुप्त काल में थी। तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। इसमें अध्ययन के लिए जावा, चीन, कोरिया आदि देशों से लोग आते थे। इस तरह यह देश विदेश के विद्यार्थियों का प्रमुख केंद्र था। यहाँ लगभग 1000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। यहाँ के शिक्षक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे एवं छात्रों के लिए कठोर नियम थे जिनका पालन करना आवश्यक था। यहाँ धर्म, दर्शन, चिकित्सा, गणित, नैतिक शिक्षा आदि विषयों का अध्ययन होता था। स्नातक करने वाले को देश विदेश में सम्मान
प्राप्त था। यहाँ के अध्यापकों में शीलभद्र, धर्मपाल, गुणमती, दिक्नाथ, वसुबंद, असंग आदि प्रमुख थे। हर्षवर्धन के समय शीलभद्र यहाँ के कुलपति थे, जहाँ वैनशुआंग ने शिक्षा प्राप्त की थी। तो बात करते हैं सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय की। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये कुमार गुप्त ने की थी। ठीक है, आप मुझे बता दो कि कुमार गुप्त किस क्षेत्र में शासन कर रहा था। आपको ऑब्वियसली पता है कि हमारा जो मगध साम्राज्य है वो ही एक सबसे बड़ा क्षेत्र उभर कर सामने आ रहा था। बड़े से बड़े राजा हैं वो उन पर कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि वो संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता था। तो बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में कहां कहां से लोग आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में जावा, चीन, कोरिया आदि देशों से लोग आते थे। जिस प्रकार से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, आप मुझे बताओ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहां पर है? तो वहां पर अन्य देशों से लोग जाते हैं। उसी प्रकार से हमारी जो नालंदा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी थी वो इतनी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी थी कि विदेशों से लोग वहां पर पढ़ने आते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे और अपने देशों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, तो अगर बात करते हैं तो कितने, लगभग यहाँ पर 10,000 विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते थे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी कि 10,000 विद्यार्थियों का प्रबंधन वो कर सके। ठीक है, यहाँ के जो शिक्षक थे वो ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, यहाँ पर कठोर नियमों का पालन होता था। आपको पता है कि हमारे देश में शिक्षा प्रणाली में अनुशासन को प्रमुखता दी जाती है। तो यहाँ पर कठोर नियम होते थे और उनको पालन करना बहुत आवश्यक होता था। जो छात्र इन नियमों का पालन नहीं करता था उनको यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया जाता था। इसके अलावा धर्म दर्शन, चिकित्सा, गणित और नैतिक शिक्षा आदि विषयों का अध्ययन होता था। जिस प्रकार से हम यहाँ पर बीए में पॉलिटी साइंस से करते हैं, हिस्ट्री से करते हैं, इकोनॉमिक्स से करते हैं, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं उनसे हम बीए करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट करते हैं। ठीक है, यानी बैचलर डिग्री करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय में भी ज्ञान है वो कईयों भागों में डिवाइड था कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। धर्म दर्शन में आप जाना चाहते हैं, या फिर चिकित्सा में जाना चाहते हैं, गणित में जाना चाहते हैं, या फिर नैतिकता में आप जाना चाहते हैं। ठीक है, और यूनिवर्सिटी से जिसने स्नातक की परीक्षा पास कर ली है तो उसको हर जगह सम्मान मिलता था। यानी कि उस समय पर अगर आपने बीए भी कर लिया तो बीए करने के बाद जब आप समाज में जाओगे तो समाज में आपकी बहुत बड़ी मान्यता और आपका सम्मान होगा। ठीक है, यहाँ के अगर अध्यापकों की बात करते हैं तो शीलभद्र यहाँ के अध्यापक थे, धर्मपाल यहाँ के अध्यापक थे, गुणमती, दिक्नाथ, वसुबंद, असंग आदि यहाँ के प्रमुख यहाँ पर अध्यापक हुआ करते थे। और ये अध्यापक अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल करे हुए थे। कोई धर्म दर्शन के क्षेत्र में, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में, कोई गणित के क्षेत्र में, कोई नैतिकता के क्षेत्र में, इन सब में इन लोगों ने महानता हासिल कर रखी थी। हर्षवर्धन के समय शीलभद्र यहाँ के कुलपति थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हर्षवर्धन के समय पर कुलपति कौन थे नालंदा विश्वविद्यालय के, तो शीलभद्र यहाँ के कुलपति थे। और वैनसांग आपको पता है समय समय पर यहाँ पर बहुत सारे विदेशी यात्री आए थे और विदेशी यात्री आने के बाद इन्होंने भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य के बारे में वर्णन किया। उन्हीं में से एक वैनसांग है। तो वैनसांग ने भी नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी की। इसके अलावा हम बात करते हैं नालंदा विधि में शिक्षा, आवास, भोजन की निःशुल्क व्यवस्था थी। शासकों एवं व्यापारियों द्वारा दिए गए दान से विश्वविद्यालय का खर्च चलता था। यहाँ के 3 बड़े पुस्तकालय रत्न सागर, रत्नोदति, रत्न रंजक मौजूद थे। अगर हम बात करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र ना होते हुए भी ये एक बोर्डिंग स्कूल था। यहाँ पर आवास भी होता था और यहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी की जाती थी। अब आवास और भोजन और शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से होगी? बहुत सारे राजा थे वो यूनिवर्सिटी को दान देते थे और दान के माध्यम से ही यूनिवर्सिटी चलती थी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर शिक्षा कौन कौन से वर्ण प्राप्त कर सकते थे, तो यहाँ पर शिक्षा केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। लेकिन शूद्रों के लिए यहाँ पर कोई भी शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में कौन कौन से पुस्तकालय थे, तो यहाँ पर रत्न सागर, रत्नोदति और रत्न रंजक यहाँ पर वो थे पुस्तकालय। और कहा जाता है कि इन्हीं पुस्तकालयों की पुस्तक को पढ़ने के लिए विदेशी जो यात्री हैं, विदेशी जो लोग हैं वो आया करते थे।
ठीक है। लेकिन आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग लग गई थी और आग लगने के बाद ये सारी की सारी पुस्तकें समाप्त हो गई थी। आप मुझे बताओ कि नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म करने वाला कौन सा मुस्लिम शासक था? इसके अलावा बात करते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसी रूप से सैया तक्षशिला विश्वविद्यालय इस रूप में अलग है कि यहाँ एक प्रबंधन तंत्र, निर्धारित पाठ्यक्रम, प्रवेश परीक्षा मौजूद थी, जबकि तक्षशिला अनेक शिक्षण संस्थानों का केंद्र था। इस तरह नालंदा आधुनिक विश्वविद्यालय के समान दिखाई देता है। अगर हम बात करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक प्रबंधन तंत्र था, यानी कि एक मैनेजमेंट तंत्र होता है किसी भी विश्वविद्यालय को संभालने के लिए। एक सिलेबस होता है कि इस सिलेबस के अनुसार हमें पढ़ना है, तो नालंदा विश्वविद्यालय में इसी प्रकार का सिलेबस भी था। इसी प्रकार से प्रवेश परीक्षा भी यहाँ पर होती थी। ऐसा नहीं कि हर किसी बच्चे को यहाँ पर एडमिशन ले लिया जाए, यहाँ पर प्रवेश परीक्षा होती थी, लेकिन क्षत्रिय लोगों के लिए रिजर्वेशन होता था और ब्राह्मण लोगों के लिए भी इसमें रिजर्वेशन होता था। अगर प्रवेश परीक्षा की हम लोग बात करते हैं तो गरीब क्षत्रिय लोग, गरीब ब्राह्मण लोग और वैश्य लोगों के लिए एंट्री हुआ करती थी। ठीक है। अगर हम तक्षशिला की बात करते हैं तो ये अनेक शिक्षण संस्थानों का केंद्र था, यानी कि छोटे छोटे जो शिक्षण संस्थान है उनका ये केंद्र हुआ करता था तक्षशिला। अब आप मुझे बता दो कि तक्षशिला भारत के कौन से शिले में स्थित है? ठीक है। नालंदा आधुनिक विश्वविद्यालय के समान दिखाई देता है, यानी कि आधुनिक विश्वविद्यालय में आप सभी को ये सब चीजें मिल जाएंगी। प्रबंधन तंत्र होगा, निर्धारित पाठ्यक्रम होगा, प्रवेश परीक्षा मौजूद होगी। इसी प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय में भी आपको ये सब चीजें देखने को मिल जाएंगी। और हम बात करते हैं नालंदा के विद्यार्थियों द्वारा विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। तिब्बत के राजा आमंत्रण पर शांति रक्षित एवं पद्म संबंध जैसे विद्वान तिब्बत गए और वहां भारतीय धर्म संस्कृति का प्रसार प्रसार किया। ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय से जो विद्यार्थी निकले और विद्यार्थी निकलने के बाद इन्होंने भारत की संस्कृतियों को अलग अलग देशों में प्रचारित किया, प्रसारित किया और इसी के परिणाम स्वरूप हमारा जो बौद्ध धर्म है वो विदेश तक पहुंच सका और हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार अनेक शहरों में हुआ। आगे हम लोग बात करते हैं, ये बात करेंगे हम गुप्तोत्तर काल की। किसकी बात करेंगे? गुप्तोत्तर काल। यानी कि गुप्त काल के बाद जो काल आता है, जो समय आता है, इसको हम गुप्त काल बोलते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं गुप्त काल के बाद, यानी कि आपको पता है गुप्त काल जब होगा, गुप्त काल अपने साम्राज्य को संभालने के लिए बहुत सारे सामंत, बहुत सारे गवर्नर हैं, उनकी नियुक्ति करेगा और गुप्त काल के जो अंतिम शासक होंगे वो कमजोर होंगे और कमजोर होंगे तो ये विशाल साम्राज्य को संभाल नहीं पाएंगे। जब विशाल साम्राज्य को संभाल नहीं पाएंगे तो इनके सामंत विद्रोह कर देंगे और अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देंगे। ठीक है। तो इसमें से बहुत सारे सामंत ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और बाद में यानी गुप्तोत्तर काल में यही शासक आपस में लड़ते रहेंगे और स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करेंगे। उसी में से वर्धन वंश था। वर्धन वंश भी कौन थे? गुप्त के सामंत थे। इन्होंने भी स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दी। ठीक है ना। पुष्यभूति वंश, इसको पुष्यभूति वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। प्रभाकर थानेश्वर है, प्रभाकर राजस्थान, राजधानी इसकी थानेश्वर है। ठीक है ना। प्रभाकर वर्धन गुप्तोत्तर काल में वर्धन वंश के प्रमुख एक राजा थे। इनके दो पुत्र थे और एक पुत्री थी, पुत्री राजश्री। एक पुत्र था पुत्र राजवर्धन, एक पुत्र था हर्षवर्धन और एक पुत्री थी राजश्री। ठीक है। अगर हम बात करते हैं पुत्र राजवर्धन की, तो राजवर्धन एक इतना अच्छा शासक नहीं था और इसकी मृत्यु भी बाद में हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन ने वर्धन वंश के जो साम्राज्य को अत्यधिक फैलाया हमारे भारत के अंदर। समय अवधि की बात करते हैं तो 606 से 645 ईस्वी इसकी समय अवधि है। इसकी राजधानी कन्नौज थी। कन्नौज उस समय पर संसाधन की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण थी क्योंकि वहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध थे, वहां पर
व्यापारियों के द्वारा अत्यधिक टैक्स दिया जाता था। इसके अलावा वहां पर उद्योग धंधे भी काफी विकसित थे, जिससे रेवेन्यू मिलता था। तो अंतिम समय में अगर हम बात करेंगे तो त्रिपक्षीय संघर्ष भी आपको कन्नौज के ऊपर देखने को मिलेगा। एक तरफ पाल होगा, एक तरफ प्रतिहार होगा, एक तरफ कौन होगा, आप मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? कन्नौज थी। इसकी पुत्री थी राजश्री। इनका विवाह कन्नौज के मोखरी वंश के शासक से हुआ था, राजश्री का। आगे हम बात करते हैं तो आगे हम बात करते हैं अशोक हर्षवर्धन की विशेषताओं के बारे में, ठीक है। हर्षवर्धन की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हर्षवर्धन वर्धन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। तो अशोक प्लस समुद्रगुप्त को मिलाकर हर्षवर्धन बनता है। यानी अशोक के भी इसमें गुण सम्मिलित थे, समुद्रगुप्त के भी गुण सम्मिलित थे, ठीक है ना। दोनों के गुण को मिलाकर हर्षवर्धन मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि इतिहास में हर्षवर्धन की कितनी महत्ता आपको देखने को मिलती है। अशोक क्या था? अशोक बौद्ध मतानुयायी था। इसके अलावा वो सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु भी था। समुद्रगुप्त क्या था? समुद्रगुप्त आप सभी को पता है कि सैन्य विजेता था। उसने कभी भी कोई भी युद्ध अपने जीवन में नहीं हारा। इसके अलावा वो कला और संस्कृति को भी महत्वपूर्ण स्थान देता था। अगर हम बात करते हैं हर्षवर्धन की, तो ये बौद्ध अनुयायी भी था, सैन्य विजेता भी था। इसके अलावा अभियान अभियान लेखन भी करता था, यानी कि जो भी अभियान पर जाता था उसका लेखन भी करता था। इसके अलावा सहिष्णुता को भी ये विशेषता देता था, यानी कि सभी धर्मों के प्रति ये सहिष्णु होता था। यानी कि बुद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। मुस्लिम तो उस टाइम पे नहीं आया था, ठीक है ना। इतना आया भी था तो इतना प्रचार प्रसारित नहीं हुआ था। तो कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सभी धर्मों के प्रति हर्षवर्धन था वो सहिष्णु था। यानी कि अशोक और समुद्रगुप्त दोनों की क्वालिटी इसमें देखने को मिलती है हर्षवर्धन में। हर्षवर्धन ने अपने राज्य की राजधानी कन्नौज बनाई। रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख से पता चलता है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। हर्षवर्धन ने 635 से 36 ईस्वी में कश्मीर का सैन्य अभियान किया और वहां के शासक दुर्लभ वंश को पराजित कर वहां से बुद्ध का दांत उठाकर अपने राज्य में लाया। देखो, मिडिएवल हिस्ट्री में आपस में युद्ध आपको मिलते रहेंगे, तो किसने किसको हराया, किसने क्या किया, ये सब परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। एक बेसिक आइडिया लगाने के लिए फिर भी मैंने आपको बता दिया। देखो, आपसे जो क्वेश्चन यहां पर बनेगा ना, वो क्या बनेगा? एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपको याद होना चाहिए, रवि कीर्ति के द्वारा। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस पे 5 स्टार लगा लेना। आपसे कोई ये भी नहीं पूछेगा किसने हाथी दांत उठाया, किसने बुद्ध का दांत उठाया, किसने किसको मारा, किसने किसको पराजित किया, कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो इस पर हम ध्यान ना देते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं हर्षवर्धन से संबंधित अनेक घटनाएं कौन कौन सी हैं, एक जिससे हमें एक आइडिया लग जाएगा। हर्षवर्धन आरंभ में शैव मतानुयायी था। शैव मतानुयायी था, जो आगे चलकर बौद्ध मतानुयायी बन गया। शैव यानी कि हर्षवर्धन पहले ब्राह्मण धर्म को फॉलो करता था और ब्राह्मण धर्म में शैव धर्म को फॉलो करता था। शैव जो लोग हैं वो शिवलिंग की पूजा करते हैं। लेकिन आगे ये जब बौद्ध जो मॉन्क हैं, बौद्ध जो संत हैं, उनके उनके संपर्क में आया और उनके संपर्क में आने के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि वो हिंदू धर्म के जो कर्म कांड थे उनसे अत्यंत ही असंतुष्ट था। यानी कि बलि प्रथा से असंतुष्ट था, और भी जो कर्म कांड होते हैं, रूढ़िवादी जो बातें होती हैं, उससे असंतुष्ट होता था। इसलिए सादा जीवन और उच्च विचार को अपनाते हुए इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। और अनेक विश्वविद्यालय हैं उनको इसने दान दिया और अनेक चैत्य और विहार भी इसने बौद्ध धर्म के लिए अपनाए। इसीलिए हम इसको बौद्ध धर्म का अनुयायी मानना सही मानते हैं। इसके अलावा हर्षवर्धन प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष में एक सभा आयोजन करता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया। इसमें बुद्ध सूर्य शिव की उपासना करता था। इस सभा की समाप्ति पर वह अत्यधिक दान देता था। प्रयाग के समय हुई यह सभा उसके समय की 6वीं सभा थी। तो देखो, हर्षवर्धन की हम लोग बात करते हैं, तो हर्षवर्धन मैंने आपको बताया था कि वो सहिष्णु इंसान था, यानी कि सभी धर्मों को समान समझता था। इसलिए तो वो बुद्ध
की भी पूजा करता था, शिव की भी पूजा करता था और प्रकृति पूजा भी करता था, जिसमें सूर्य प्रमुख था। ठीक है, तो हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में एक सभा का आयोजन करता था, जिसका नाम क्या था? महामोक्ष परिषद। ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाएगा, इसको भी आप जो है 5 स्टार लगा लेना कि महामोक्ष परिषद शब्दावली किससे संबंधित है, या फिर किस शासक से संबंधित है, या फिर इसमें होता क्या है। किसी भी दृष्टिकोण से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो आपको महामोक्ष परिषद के बारे में एक आइडिया होना चाहिए कि हर्षवर्धन के द्वारा इसको संचालित किया जाता था। इसमें बुद्ध, सूर्य और शिव की उपासना होती थी और इसकी समाप्ति के बाद हर्षवर्धन अत्यधिक दान किया करता था। और ये कहां पर होती थी? ये प्रयाग में होती थी। ठीक है ना, ये सब हम लोगों ने बात कर ली। इस महामोक्ष परिषद के माध्यम से हमें समझ में आता है कि हर्षवर्धन सहिष्णु था, सभी धर्मों को समान महत्व दिया करता था। आगे और घटनाओं की बात करते हैं, और कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण है। तो हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट रहता था। हर्ष चरित्र, कादंबरी, चंडी शतक की रचना की। इस तरह मयूर नामक विद्वान ने सूर्य शतक की रचना की। इसके दरबार में जयसेन नामक विद्वान रहता था, जिसने स्वयं को कालिदास और भास के सम्मान बताया था। ठीक है, तो जिस प्रकार से मैंने आपको आपसे बात की थी कि हर्षवर्धन अशोक और समुद्रगुप्त दोनों के गुणों से संपन्न था, तो इसने साहित्य के क्षेत्र में भी अनेक साहित्य के क्षेत्र में भी इसने अनेक जो रचनाएं हैं वो रची। ठीक है ना, तो इसके और अनेक जो विद्वान थे उनको इन्होंने संरक्षण भी प्रदान किया था। जैसे बाण भट्ट था, बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र, कादंबरी, चंडी शतक इसकी रचना की थी। इसके अलावा मयूर नामक विद्वान ने सूर्य शतक की रचना की थी। देखो, ये प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस पे 5 स्टार लगा लेना, 5 स्टार, क्योंकि ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि हर्ष चरित्र की रचना किसने की थी, कादंबरी की रचना किसने की थी, चंडी शतक की रचना किसने की थी। ये सभी चीजें आपसे पूछ ली जाएंगी। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि सूर्य शतक की रचना किसने की थी, तो ये मयूर नामक विद्वान ने की थी। इसके दरबार में एक और था, जयसेन। जयसेन, इसने भी क्या है इसने भी अनेकों अनेकों रचना की। तो देखो, क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी पूछा जा सकता है कि बाण भट्ट जो है किसके शासनकाल में रहता था, किस राजा के द्वारा बाण भट्ट को संरक्षण प्रदान किया गया था, एक ये क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर साहित्य से संबंधित क्वेश्चन बन जाएगा कि हर्ष चरित्र, कादंबरी, चंडी शतक की रचना किसने की थी। या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जयसेन नामक जो विद्वान है उसको किस राजा के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। कैसे भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका रत्नावली, नागानंद नामक पुस्तकों की रचना की। कुछ विद्वान इन पुस्तकों को लिखने का श्रेय कश्मीर के धावक नामक कवि को देते हैं। तो हम बात करते हैं, ये 3 पुस्तकें हैं, इनकी रचना किसने की थी? इसकी रचना हर्षवर्धन ने की थी। यानी कि इसने बहुत सारे साहित्यकार हैं उनको संरक्षण प्रदान कर रखा था। इसके अलावा इसने खुद ने भी रचना की। इसीलिए कहते हैं कि हर्षवर्धन है वो अशोक के समान और समुद्रगुप्त के समान एक महान राजा होता था, जिसने साहित्य के क्षेत्र में, अपने साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में अनेक काम किए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई प्रियदर्शिका की रचना किसकी है, तो हर्षवर्धन। रत्नावली की रचना किसकी है? हर्षवर्धन। नागानंद की किसकी रचना है? और हर्षवर्धन। और ये नहीं है कि मतलब ये पूछे नहीं गए हैं, ये प्रश्न पूछे भी गए हैं आपके अनेकों एग्जाम में। तो इसको भी 5 स्टार लगा लेना भैया कि 5 स्टार है, ये पूछे गए हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांव का राजस्व दिया था। इसके समय शीलभद्र यहाँ के कुलपति थे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय है, वहां पर आवास आवास संबंधी चीजें भी होती थी, शिक्षा संबंधी चीजें भी होती थी, और विद्यार्थियों के खान पान की व्यवस्था भी की जाती थी। अब इसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा कौन देगा? पैसा देंगे राजा। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने 100 गांव से जो राजस्व प्राप्त होगा वो कहां पर जाएगा? वो नालंदा विश्वविद्यालय में जाएगा। तो इस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय के पास पैसों की कमी नहीं थी। पैसों की कमी नहीं होती है, स्वायत्ता की कमी नहीं होती है, तो कोई सा भी विश्वविद्यालय है वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बन सकता है। आगे हम बात करते हैं इसके शासनकाल में।
यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल में एक वैन सांग यात्री आया था, और वैन सांग यात्री भारत जब आया तो इसने भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य के बारे में अनेकों बात कही, और कौन कौन सी बातें इसने कही उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि मेंस परीक्षा में और प्रारंभिक परीक्षा, दोनों ही परीक्षा में वैन सांग से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का फेवरेट है वैन सांग, और कईयों बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपीएससी में तो ये भी क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि वैनसांग के द्वारा किस प्रकार से भारत का वर्णन किया गया है। उसमें से आपको सत्य और असत्य कथन कथन पहचानने थे, ठीक है। तो इसीलिए वैनसांग को हम लोग पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य के बारे में इसने बात की थी। तो हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री, ये चीनी यात्री था, वैनसांग भारत आया था, अपना ग्रंथ सीयू की नाम से लिखा। वैनसांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। इसने थानेश्वर के जयगुप्त नामक विद्वान से बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। तो पहली बात तो आपको याद रखनी है कि ये जो वैनसांग है वो हर्षवर्धन के टाइम पर आया था, और ये भी 5 स्टार है। अनेकों बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। स्टेट पीसीएस का तो ये फेवरेट है, एसएससी सीजीएल का तो ये फेवरेट है, ठीक है। तो पहला फैक्ट हमारा हो गया कि वैनसांग हर्षवर्धन के समय पर आया था, चीनी यात्री था, ये भी आपको याद रखना है। इसका ग्रंथ था सीयू की, देखो सीयू की इसका ग्रंथ था, ये भी 5 स्टार है। एक एक फैक्टर से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। इसको तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रारंभिक परीक्षा में कि तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसको बोलते हैं, वैनसांग को बोलते हैं, इत्सिंग को बोलते हैं, या फिर अन्य यात्रियों का नाम ले दिया जाएगा, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी बन जाएंगे आपको, ठीक है ना। वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये भी आप बता देना कि भाई वैनसांग है। तो आपके एक ही इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनने देखने को मिल जाएंगे। तो एक एक शब्द से, एक एक फैक्ट से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसने थानेश्वर के जयपुर गुप्त नामक विद्वान से बौद्ध शिक्षा प्राप्त की थी। किससे? थानेश्वर में एक जयगुप्त नामक विद्वान था, इससे इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। तो अगर हम बात करते हैं वैनसांग, तो वैनसांग बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। और बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ थे नालंदा यूनिवर्सिटी में, उसको ये लेने आया था। आगे बात करते हैं। वैनसांग ने लिखा है कि भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित था। इसमें ब्राह्मण सर्वोपरि था, समाज में सती प्रथा मौजूद थी, विधवा विवाह नहीं होता था, भारतीय श्वेत वस्त्र धारण करते थे, पाटलिपुत्र श्रावस्ती कपिल वस्तु नगर नष्ट हो चुके थे, जबकि कन्नौज समृद्ध नगर के रूप में मौजूद था। बाणभट्ट ने कन्नौज के लिए महोदयी श्री शब्द का प्रयोग किया है। तो हम बात करते हैं कि वैनसांग ने भारतीय समाज का किस प्रकार से वर्णन किया था। तो इसने कहा था कि 4 वर्ण यहाँ पर प्रचलित हैं। नंबर 1 यहाँ पर है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और अनेक ये जो वर्ण थे ये भी उपजातियों में विभाजित थे। इसमें से अगर हम बात करते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में से ब्राह्मण था वो सर्वोपरि था। इसके अलावा यहाँ पर सती प्रथा भी मौजूद थी। सती का मतलब क्या होता है? जब उसका पति मर जाता है तो उस पति की चिता पर जो उसकी पत्नी होती है वो भी अग्निदाह कर लेती है। विधवा विवाह नहीं होता था। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि गुप्त काल में स्त्रियों की जो दशा है वो अत्यंत ही दयनीय हो चुकी थी। इसके अलावा जो भारतीय लोग थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, यानी कि ऊपर और नीचे वो श्वेत सूती के कपड़े ही पहनते थे। इसीलिए क्योंकि वहां पर जो वस्त्र उद्योग था वो अपनी चरम सीमा पर, यानी कि बहुत ज्यादा उत्पादन करता था। इसके अलावा हम लोग निर्यात भी करते थे वस्त्रों का। इसके अलावा पाटलिपुत्र, श्रावस्ती और कपिलवस्तु, आप सभी को पता है कि बुद्ध धर्म के टाइम पर, मौर्य के काल के टाइम पर, या फिर जो विदेशी आक्रमक आए तो उसमें पाटलिपुत्र, श्रावस्ती और कपिलवस्तु, ये सभी जो नगर थे वो अत्यंत महत्वपूर्ण थे। लेकिन बाद में गुप्तोत्तर काल के समय, यानी कि हर्षवर्धन काल के समय, कन्नौज समृद्ध नगर के रूप में सामने आया, क्योंकि वहां पर नगरों का विकास हो चुका था, उद्योग का विकास हो चुका था, कृषि के क्षेत्र में वहां पर अत्यधिक उपज थी, और वहां से राजस्व भी सबसे ज्यादा ग्रहण किया जाता था। इसलिए कन्नौज समृद्ध नगर हो गया, और धीरे धीरे पाटलिपुत्र, श्रावस्ती और कपिलवस्तु नगर थे वो नष्ट हो चुके थे। इसीलिए
बाणभट्ट ने कन्नौज के लिए महोदय श्री शब्द का प्रयोग किया है। महोदय श्री का मतलब ये होता है कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से वो शहर था, वो संपन्न था। आगे हम बात करते हैं वैनसांग ने किस प्रकार से भारत का वर्णन किया। तो वैनसांग के अनुसार भारतीय अपने दांतों पर काला लाल निशान लगाते थे, कानों में कुंडल पहनते थे तथा दंड के लिए दिव्य परीक्षा ली जाती थी। अपराधियों को विशेष अवसर पर क्षमादान दिया जाता था। सड़कें सुरक्षित नहीं थी। वैनसांग स्वयं को 2 बार लूटे जाने का विवरण देता है। अगर हम मौर्य काल की बात करते हैं, तो मौर्य काल में आप सभी को पता है कि एक कथन प्रचलित था कि अगर कोई बूढ़ी औरत भी सोने की गठरी लेकर अगर जंगल में चली जाती है तो वो सुरक्षित आराम से निकल जाएगी, क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा दंड अत्यधिक कठोर था मौर्य काल में, और दंड अत्यधिक कठोर होगा तो वहां पर अपराध करने से भी अपराधी डरेंगे। लेकिन आपको पता है गुप्त काल में दंड सरल कर दिया, मृत्युदंड पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब क्या होगा, अपराध बढ़ेंगे। इसीलिए वैनसांग खुद बोलता है कि वहां पर सड़कें सुरक्षित नहीं थी, वहां पर 2 बार मैं खुद लुटा हूं। और वहां पर रूढ़िवादिता की हद आप देखो कि दंड के लिए दिव्य परीक्षा ली जाती थी कि आपको क्या नाम से अग्नि की कसम खानी पड़ेगी, आपको क्या नाम से पानी जो मंत्र से पड़ा हुआ पानी पीना पड़ेगा आपको। इस तरह से बहुत सारी रूढ़िवादिता गुप्तोत्तर काल में सामने आपको आती है। इसके अलावा अगर हम आम आदमी की बात करते हैं तो आम आदमी कानों में कुंडल पहनते थे और काला निशान लगवाते थे। काला निशान से एक तरह से उनके जो सुंदरता है उसमें वृद्धि होती थी। पता नहीं किस तरह से वृद्धि होती थी, ये मुझे पता नहीं है। आगे हम बात करते हैं। वैनसांग ने लिखा है कि व्यापारियों को चुंगी देनी पड़ती थी। हर्षवर्धन ने 4 भागों में आय को बांट दिया था। सामान्यतः 9 से 30 वर्ष की उम्र तक शिक्षा शिक्षा ली जाती थी, किंतु कुछ लोग सारा जीवन इसमें लगा देते थे। प्रयाग में प्रतिवर्ष डूबकर मरने के लिए लोग जाते थे, जो पवित्र माना जाता था। वैनसांग ने शूद्र को कृषक कहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको पता है कि हर्षवर्धन के काल में कन्नौज प्रमुख राजधानी हुआ करती थी, और कन्नौज के टाइम पर सबसे प्रमुख जो आय का स्रोत था वो क्या था, राजस्व था। इसमें चुंगी भी महत्वपूर्ण कर था, क्योंकि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अगर कोई चीज जाती है तो वहां पर क्या है, हमें टैक्स देना पड़ता है, और टैक्स के माध्यम से हमें रेवेन्यू प्राप्त होता है। इसीलिए चुंगी कर जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण कर था हर्षवर्धन के काल में। इसके अलावा इनने आय को 4 भागों में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, 4 भागों में आय को डिवाइड कर दिया था कि कृषि से जो हमें आय प्राप्त होगी, हमें उद्योग से आय प्राप्त होगी, हमें चुंगी कर से जो प्राप्त होगी, हमें संपत्ति कर से जो आय प्राप्त होगी। इसी प्रकार से इन्होंने राजस्व को 4 भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया। इसके अलावा अगर हम सामान्यतः बात करते हैं कि शिक्षा का समय क्या था, यानी कि आम जो बालक होता है वो कब शिक्षा ग्रहण करता है, मैंने आपको बात की थी कि ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 9 से 30 वर्ष की उम्र पर 9 से 30 वर्ष की उम्र में शिक्षा ग्रहण की जाती थी। ठीक है, कुछ लोग जो होते थे उनको पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाया करता था, कुछ वैज्ञानिक प्रवृत्ति के होते थे, तो वो जिंदगी भर क्या करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, और वो कभी भी गृहस्थ जीवन नहीं जीते थे। तो कुछ लोग तो सारा जीवन है वो अपनी पढ़ाई लिखाई में लगा दिया करते थे। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रयाग है, मैंने आपको बताया था कि प्रयाग में ये जो हर्षवर्धन था वो महामोक्ष परिषद के नाम से एक सभा का आयोजन करता था। तो प्रयाग अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया था तत्कालीन समय में, और आज भी माना जाता है। तो कहते हैं कि अगर प्रयाग में अगर आप जो है नदी में डूबकर मरते हो तो आपको क्या है, मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी कि आप जल समाधि लोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो डूब कर मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी थी। इससे उस समय पर प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और उस समय पर शूद्रों की हम लोग बात करते हैं तो शूद्रों के बारे में कहा गया था कि शूद्र का जो प्रमुख पैसा हुआ करता था वो कृषि हुआ करता था। कृषि के माध्यम से शूद्र अपनी जीविका निर्वाह करते थे। इसके बाद हम बात करेंगे कश्मीर। कश्मीर में क्या चल रहा था, तो कश्मीर में हम 2 मिनट में जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, हमारे पास टाइम भी कम बचा हुआ है। तो कश्मीर की हम बात करेंगे, तो कश्मीर की हम बात करेंगे 7वीं और 8वीं शताब्दी की।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे कारकोट वंश के बारे में। जो महत्वपूर्ण जानकारी है उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे तो इतिहास आप सभी लोग जानते हैं, इतिहास की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन आप ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना है आपको। आपको पढ़ना है किसके लिए? आपको पढ़ना है केवल और केवल एग्जाम पास करने के लिए। जिंदगी पड़ी है आपकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जिंदगी भर ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन अभी तो फिलहाल आप एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ो। तो हाँ, मैं बात कर रहा था कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ो, ज्ञान के लिए मत पढ़ो। ज्ञान के लिए जो आदमी पढ़ता है वो कभी यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो काम काम की चीज पढ़ो। यूपीएससी में सिलेक्शन लेने का मतलब ये होता है कि आपने कितना आपने पढ़ाई की है एग्जाम के हिसाब से। यूपीएससी में सारा सिलेबस करना, सारा सारा सिलेबस कर लो, लेकिन पहले ये छांट लो कि हमने किस तरीके से किसको पहले प्रायोरिटी देनी है, ठीक है? तो वही सब चीजें सामने उभर कर सामने आती हैं। तो ऐसे तो आप इतिहास में पढ़ोगे तो आप कभी इतिहास को कभी खत्म ही नहीं कर पाओगे। समझ में आया? तो हम वही चीज पढ़ रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो आती है, ठीक है? जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वहां पर हम डीप में पढ़ते हैं, जहां से कम क्वेश्चन बनते हैं वहां पर हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर का पढ़ लेते हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। क्योंकि 20 साल में अगर वहां से क्वेश्चन नहीं आए हैं तो आने वाले समय पर भी वहां पर क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हम कुछ भी छुड़वाते नहीं है। उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो हो ही जाएगी। अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। चलो ठीक है, बात करते हैं। तो कारकोट वंश की बात करते हैं। 7वीं से 8वीं सदी की हम लोग बात कर रहे हैं। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे दुर्लभ वर्धन। इस वंश के शासक कौन थे? ललितादित्य ने मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बात करते हैं मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो ललितादित्य ने करवाया था। इसके बाद हम बात करते हैं उत्पल वंश की। तो हम संस्थापक के बारे में बात करेंगे और जो महत्वपूर्ण घटनाएं इससे संबंधित हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो संस्थापक की हम बात करते हैं तो अवंती वर्मन इसके संस्थापक थे उत्पल वंश की। अगर आपसे पूछ लिया जाए, और कई बार पूछा भी गया है, अगर हम बात करते हैं प्रीलिम के दृष्टिकोण से तो ये 5 स्टार लगा लो आप, ठीक है ना? संस्थापक ही पूछेगा वो कि कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? दुर्लभ वर्धन ने। उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी? अवंती वर्मन ने, ठीक है? इसी प्रकार से अवंती वर्मन के मंत्री सूर्य सिंचाई साधनों का कश्मीर घाटी में विकास किया था। तो इनके एक मंत्री थे अवंती वर्मन के, है ना? तो इन्होंने सिंचाई के साधनों का कश्मीर घाटी में विकास किया था, जिसके कारण कश्मीर घाटी में उत्पादन की संख्या बढ़ गई, उत्पादन की मात्रा बढ़ गई। और उत्पादन की मात्रा बढ़ने से क्या हुआ? वहां पर टैक्स था वो ज्यादा आया, और रेवेन्यू ज्यादा आएगा तो राजकोषीय राजकोष में वृद्धि होगी, और राजकोष में वृद्धि होगी तो वो राजा आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से मजबूत बनेगा और लोक कल्याण के लिए कार्य भी करेगा। इसके अलावा और कौन सी घटनाएं उत्पल वंश से संबंधित थी? यशस्कर नामक शासक को जनता द्वारा निर्वाचित किया गया था। यानी कि इसमें आपको लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक घटना भी आपको देखने को मिलेगी कि एक यशस्कर नामक एक वो था, कौन था? शासक था उत्पल वंश का। तो उसको जनता के द्वारा निर्वाचित किया गया था। यानी कि बहुत सारे उत्तराधिकारी थे, और उत्तराधिकारियों में से आपको पता है कि पहले कैसे उत्तराधिकारी चुने जाते थे? जो योग्य उत्तराधिकारी होगा उसको राजा बनाया जाएगा, या फिर जो कठिन परीक्षा प्रारंभ करेगा उसको राजा बनाया जाएगा, या फिर जो अपने भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठेगा वो राजा बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रमुख घटना देखने को मिलती है कि उत्तराधिकारी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें चुनाव जो किया था वो आम जनता के द्वारा चुना गया था, और वो शासक का नाम था यशस्कर। इसके बाद हम बात करते हैं पर्वगुप्त के बारे में। पर्वगुप्त के बारे में, इस वंश के अंतर्गत रानी दिद्दा 980 से 103 ईस्वी ने शासन किया था। इसके कश्मीर में प्रशासनिक सुधार करते हुए करों में कमी की। रानी दिद्दा लोहार वंश की पुत्री थी, ठीक है? लोहार वंश की शासिका थी। इनके पति की मृत्यु हो गई थी। इनके पति की मृत्यु होने के बाद इनका जो बालक था वो अत्यंत कम आयु का था, यानी कि अल्प आयु का था।
तो उन्हीं के संरक्षिका के रूप में इन्होंने शासन का कार्यभार संभाला। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लोहार वंश के बारे में। तो कश्मीर में हर्ष नामक शासक इस वंश से जुड़ा हुआ था, इस वंश से जुड़ा हुआ था। लोहार वंश के शासक जय सिंह के काल में कल्हण राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसे प्राचीन भारत की पहली प्रमाणित ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। देखो, ये जो चीज है ना, कल्हण और राजतरंगिणी, ये 5 स्टार लगा लो, 5 स्टार नहीं 7 स्टार लगा लो, 7 स्टार लगा लो इसमें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। 7 स्टार लगा लो इसको, 7 स्टार। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन, हर साल किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस बार भी पूछा गया था। अब हम बात करते हैं जैनुल आब्दीन के बारे में। जैनुल आब्दीन के बारे में भी कई बार पूछा जा चुका है। इसे कश्मीर का अकबर के नाम से भी जानते हैं। ये फैक्ट कईयों बार पूछा जा चुका है, कईयों बार, हजारों बार पूछा जा चुका है। तो कश्मीर का अकबर किसको बोलते हैं? जैनुल आब्दीन को। जैनुल आब्दीन कौन था? कश्मीर का अकबर। इसके अलावा इसे अलाउद्दीन खिलजी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने भी बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्य किए थे, जनता के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। इसलिए ये तो सब लोगों को मालूम होगा कि कश्मीर का अकबर किसको बोलते हैं? जैनुल आब्दीन को, लेकिन ये पता नहीं होगा कि अलाउद्दीन खिलजी, कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कौन है? ये भी जैनुल आब्दीन है। आगे हम बात करते हैं, उसने अपने राज्य में उद्योग के विकास के लिए विदेशों से कारीगर मंगवाए, इसने भूमि की माप करवाई तथा बाजार वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया, नहरों का निर्माण किया। तो अलाउद्दीन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि अलाउद्दीन ने भी अपने राज्य के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। ठीक है, उसी प्रकार से इस यानी कि जैनुल आब्दीन ने भी बहुत सारे काम किए थे। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, कौन कौन से काम किए थे? उद्योगों का विकास करवाया था इसने। इसके अलावा विदेशों से कारीगर बनवा विदेशों से कारीगर मंगवाए और स्थापत्य का निर्माण करवाया। इसके अलावा भूमि की माप की, और भूमि की माप के द्वारा इसने टैक्स था वो लगवाया। इसके अलावा बाजार में वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया। वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने से क्या होगा? वहां पर मुद्रास्फीति है वो कम होगी। इसके अलावा सिंचाई के साधनों के लिए नहरों का निर्माण करवाया, जिससे वहां के क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि हो। इसके अलावा जैनुल आब्दीन धार्मिक दृष्टि से उदार शासक था। इसने जजिया कर की समाप्ति की, और ऐसा करने वाला यह भारत का पहला शासक था। इसने हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें सती प्रथा की अनुमति दी। इसके काल में जॉन राज नामक विद्वान ने द्वितीय राजतरंगिणी की रचना की। ठीक है, तो एक तो हमने बात की थी कि इसको अलाउद्दीन खिलजी क्यों बोलते हैं, एक हमने बात की थी कि इसको अकबर क्यों बोलते हैं। तो ये जो सब चीजें हैं, इसके इन इन सब चीजों की वजह से इसे अलाउद्दीन खिलजी बोलते हैं, जैनुल आब्दीन को। और ये जो धर्म से संबंधित जो सहिष्णुता की भावना जो अपनाई जैनुल आब्दीन ने, इसलिए इसको अकबर के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि धार्मिक दृष्टि से उदार था, यानी कि इसने कभी भी मुस्लिम धर्म को अपनाने के लिए फोर्स नहीं किया। इसके अलावा इसने जजिया कर की भी समाप्ति की थी। जजिया कर क्या होता है, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो। इसके अलावा ये भारत का पहला शासक था जिसने हिंदुओं की भावना को ध्यान में रखते हुए सती प्रथा की अनुमति दे दी। आपको पता है कि जब कोई धर्म के बीच में बोलेगा तो विद्रोह होगा, तो इसने बोला कि भाई तुम्हारी धार्मिक भावना है तो तुम सती प्रथा को अपना लो। इसके काल में जॉन रोज नामक विद्वान रहता था। देखो, प्रथम राजतरंगिणी के बारे में तो सब कोई जानते हैं, लेकिन द्वितीय राजतरंगिणी के लेखक कौन थे इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि जॉन राज के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे पूर्व मध्यकाल के बारे में बात करेंगे। हमारा 2 लेक्चर बचे हुए हैं, 2 लेक्चर के बाद हम मिडिएवल हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। मिडिएवल हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर देंगे। एक हमारा चोल वंश बचा हुआ है, चोल वंश के बाद हम जो मध्यकालीन भारत है उसको स्टार्ट कर देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो, भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से। टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है, तो आप सर्च कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको पीडीएफ मिल भी रही है, जिनको नहीं मिल रही है तो आपस में आप लोग बता देना कमेंट बॉक्स में कि कहां पर कैसे क्या पीडीएफ मिलेगी, है ना। अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो बीके लाइव कोड को यूज कर देना, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो 9074467114 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से ही सारी चीजों पर मिल जाऊंगा। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।